तो देखिए, इसके पहले आप लोगों ने सेल पढ़ा, विद्युत सेल, विद्युत सेलों का प्रयोग पढ़ा, और विद्युत सेल दो प्रकार का होता है, उनके प्रकारों के विषय में भी पढ़ा। तो अब हम क्या करते हैं, विद्युत सेल का वर्क होता है कि विद्युत धारा देना, विद्युत धारा देना, लेकिन प्रत्येक सेल की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, जिससे ज़्यादा अथवा जिससे कम वो धारा नहीं दे सकता है। तो जब हमें ज़्यादा धारा की आवश्यकता होती है, कम धारा की आवश्यकता होती है, तो हम सेलों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, सेलों को जोड़ते हैं, और जोड़ने से जो प्राप्त होता है उसको हम बैटरी बोलते हैं। तो वही जो बैटरी बनाते हैं, यानी सेलों को जोड़ते हैं, सेलों को जोड़ने का भी दो तरीका होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। हम क्या करते हैं, कंबाइन ऑफ सेल्स। ठीक है, सेलों को जोड़ते हैं। पहला मेथड है हमारा इन सीरीज, और दूसरा है इन पैरेलल। ठीक है, इन दो तरीकों से सेलों को जोड़ा जाता है। तो सबसे पहला मेथड हम पढ़ते हैं इन सीरीज। इन सीरीज में क्या होता है, इस प्रकार से देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये एक सेल है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, और ये सी है, प्लस माइनस। इसका विद्युत वाहक बल E1 है, इसका विद्युत वाहक बल E2 है। यह आंतरिक प्रतिरोध R1 है, यह आंतरिक प्रतिरोध R2 है, और यह बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। यहाँ पर जो धारा बह रहा है वो धारा I है। इस प्रकार से अब देखिए क्या करते हैं, पहले हम हेडिंग डालेंगे इन सीरीज, श्रेणी क्रम में संयोजन, और इसके अंतर्गत लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब सेलों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि एक का धन ध्रुव अगले की ऋण ध्रुव से जुड़ा हो, एक का धन ध्रुव अगले की ऋण ध्रुव से जुड़ा हो, तो इस क्रम को सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं या कहते हैं। अब यहाँ पर ये माना जा रहा है कि यहाँ का विद्युत वाहक बल E1 है, यहाँ का E2 है, और यहाँ पर बाहर जो विभव होगा वो V होगा। अब हम क्या करेंगे, विद्युत धारा ज्ञात करेंगे इन सेलों के संयोजन से। तो हम करेंगे क्या, माना, अब जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आपको नोट करना है। माना दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 व E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 है, ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इनसे एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R संबंधित किया गया है। सेल जिसका विद्युत वाहक बल E1 है, A B बिंदु पर जुड़ा है, तथा जिसका विद्युत वाहक बल E2 है, B C बिंदु के बीच जुड़ा है। तो फिर बिंदु A B के बीच यानी इन दोनों के बीच विभवांतर कितना होगा, इन दोनों के बीच विभवांतर VAB बराबर इसका विद्युत वाहक बल कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन या E लिखते हैं, कोई भी चलेगा, चाहे E लिखें चाहे एप्सिलॉन लिखें। और फिर उसके बाद इसमें से हम विभवांतर ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या कम किया जाएगा, आंतरिक विभवांतर हो जाएगा हमारा IR। ये हो गया, यानी AB के बीच विभवांतर कितना हुआ, एप्सिलॉन माइनस IR। अब बिंदु BC के बीच
विभवांतर, ये कितना हो जाएगा VBC बराबर एप्सिलॉन। देखिए यहाँ पर A B के बीच जो विभवांतर ज्ञात की उसमें विद्युत वाहक बल हमारा एप्सिलॉन 1 होगा और IR1 होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो लगेगा विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन 2 होगा और आंतरिक विभवांतर IR2 होगा। ओके, अब यहाँ पर ये आप ध्यान दीजिएगा कि मैं एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 कर रहा हूँ जो कि यहाँ पर दिया गया है, R1 R2 दे रहा हूँ वो भी यहाँ दिया गया है। I सबके लिए एक ही है क्योंकि एक ही वायर है, I का मान बदलेगा नहीं। अब इसी के साथ तथा बिंदु AC के बीच विभवांतर, इन दोनों के बीच विभवांतर ज्ञात कर रहे हैं। कितना हो जाएगा BAC बराबर कितना हो जाएगा BA माइनस BC हो जाएगा, यहाँ का विभवांतर माइनस यहाँ का विभवांतर। अब इसको जब हम ज्ञात करते हैं तो कितना होगा हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं BA माइनस BB। ओके, BA माइनस BB, फिर उसके बाद प्लस VB माइनस BC, इतना लिख सकते हैं ना, क्योंकि क्या करते हैं इसको ऐड भी कर दे रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर दे रहे हैं, इतना जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे, BA माइनस BB क्या हो जाएगा BAB हो जाएगा, प्लस BB माइनस BC क्या हो जाएगा BBC हो जाएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं, एप्सिलॉन 1 माइनस IR1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस IR2, ये क्या हो जाएगा BAC हो जाएगा। चूँकि BAC में विभवांतर क्या होगा, चूँकि BAC यहाँ पर देखा जाए यानी A से C के बीच, यहाँ का विभवांतर हम ज्ञात कर रहे हैं और यहाँ का विभवांतर कितना होगा, BAC का विभवांतर बराबर IR होगा, ये होगा ना IR होगा। तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे I कैपिटल R बराबर एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 कर लेते हैं एक ब्रैकेट में, इन दोनों में से माइनस I कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद I ये हो जाएगा हमारा R, इधर आएगा प्लस हो जाएगा I R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। अब इन दोनों में I कॉमन ले लेंगे तो R प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, यानी क्या लिख सकते हैं I इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2। इतना हो गया। अब ये ध्यान दीजिएगा, इतना तो हमें प्राप्त हो गया, यही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। अब ये ध्यान दिया जाए कि अगर इस बिंदु के बीच कुल विभव कुल विद्युत वाहक बल हमारा कितना हो, कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाए E इक्वल हो जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके बीच कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाए R इक्वल हो जाए, तब हमें धारा कितना प्राप्त होगा एप्सिलॉन इक्वल अपॉन R प्लस स्मॉल r इक्वल। ये श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इतना धारा हमें प्राप्त होता है। ये श्रेणी क्रम संयोजन का पूरा डेरिवेशन है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, इन पैरेलल, यानी समांतर क्रम में क्या होता है। समांतर क्रम में क्या कैसे होता है, यानी सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सबसे पहले एक सेल ले लेते हैं, ये हो गया हमारा पहला सेल। दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर, इन दोनों को इस प्रकार से जोड़ दे रहे हैं और इनको जहाँ पर जोड़ते हैं एक ही बिंदु पर ये जुड़ते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर एक बाह्य प्रतिरोध R लगाया गया है
ये कैपिटल आर है, ये R1 है, ये R2 है, ये E1 है, E2 है विद्युत वाहक बल। यहाँ पर जो धारा बह रहा है देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ से I1 धारा निकल रही है, यहाँ से I2 धारा निकल रही है और यहाँ आकर के I हो जा रहा है। फिर यही मेथड यहाँ पर I धारा, यहाँ पर भी I ही रहेगा। फिर यहाँ जाएगा तो ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से दिया गया है। तो हम समांतर क्रम संयोजन हेडिंग डालेंगे और उसमें नोट करेंगे। जब सेलों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि उनका धन ध्रुव और ऋण ध्रुव अलग अलग एक ही बिंदु पर केंद्रित हों। एक बिंदु ये धन ध्रुव के लिए, ये ऋण ध्रुव के लिए, अलग अलग एक ही बिंदु पर केंद्रित हों, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। माना दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 व E2 हैं तथा जिनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 है, जिनसे I1 व I2 धारा प्राप्त किया जाता है। इस परिपथ में एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R लगाया गया है। पहला सेल बिंदु A व B के बीच है तथा दूसरा सेल बिंदु C व D के बीच है। अब इसको हम PQ पॉइंट यहाँ पर दे रहे हैं तथा संपूर्ण परिपथ P व Q के बीच है। संपूर्ण परिपथ P व Q के बीच है। अब क्या करेंगे हम, तो अब इसके बाद लिखते हैं A व B के बीच विभवांतर। A व B के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, VAB बराबर VA माइनस VB, यानी VA माइनस VB के लिए क्या करेंगे, वही सेम फार्मूला। VA हमारा क्या होगा, A बिंदु पर विभव हमारा विद्युत वाहक बल होगा। और फिर उसके बाद VB कितना होगा हमारा, आंतरिक विभवांतर, आंतरिक विभवांतर I1 R1 हो जाएगा, I1 R1 हो जाएगा। इसके बाद B व C के बीच विभवांतर, B व C के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, VBC बराबर ε2 माइनस I2 R2, ये इतना हो जाएगा। अब जब ये किस क्रम में जोड़ा गया है, ये किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम। समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, समान होता है। चूंकि हम इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि दोनों सेल समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः VAB बराबर VBC बराबर B, यही होगा ना, VAB बराबर VBC बराबर B होगा। और फिर इसके बाद यहाँ से समीकरण 1 इसको मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 से हम I1 का वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो कितना हो जाएगा, B बराबर ε1 माइनस I1 R1, ज्ञात कर लेते हैं इसको। तो V इधर आएगा प्लस हो जाएगा, I1 R1 इज इक्वल टू ε1 माइनस B, तो I1 इज इक्वल टू ε1 अपॉन R1 माइनस B अपॉन R1। I1 का मान इतना आया। और फिर इसके बाद समीकरण 2 से I2 का मान याद कर लेते हैं। तो I2 का मान कितना हो जाएगा, पहले लिखते हैं B बराबर ε2 माइनस I2 R2। अगर कन्फ्यूजन होगा कि मैं VAB VBC की जगह पर B रख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जब समांतर क्रम है तो यहाँ पर विभवांतर बराबर होगा,
और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको इस तरफ लाएंगे, I2 बराबर ε2 माइनस बी। यहाँ से I2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, ε2 अपॉन R2 माइनस बी अपॉन R2 हो जाएगा। चूँकि दोनों सेल समांतर क्रम में हैं और ये चित्र से भी स्पष्ट होता है, चित्र से भी स्पष्ट हो रहा है ना कि I1 धारा यहाँ से I2 धारा यहाँ से निकल रहा है और I हो जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, I बराबर I1 प्लस I2। अब यहाँ पर I1 और I2 का वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा, या I बराबर I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ε1 अपॉन R1 माइनस बी अपॉन R1 प्लस ε2 अपॉन R2 माइनस बी अपॉन R2। अब इन दोनों को एक साइड कर ले रहे हैं, ε1 अपॉन R1 प्लस ε2 अपॉन R2 माइनस इन दोनों में से भी को कॉमन ले रहे हैं, भी को कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हो जाएगा। इतना हो गया। अब अगर यहाँ से हम धारा ज्ञात करें तो यही धारा आएगा ना, I बराबर ε1 अपॉन R1 प्लस ε2 अपॉन R2 माइनस बी ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब यहाँ से हम b का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो b का वैल्यू हमें कितना फाइंड होगा, इससे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। I इज इक्वल टू ε1 R2 प्लस ε2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस बी R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा ना, दोनों में कॉमन लेके यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो I R1 R2 बराबर ε1 R1 प्लस ε2 R2 ये रहेगा, सॉरी ε1 R2 ε2 R1 माइनस बी R1 प्लस R2। अगर हम b का वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, b ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ε1 R2 प्लस ε2 R1 माइनस I R1 R2। अगर आप लोग को इसमें सब एक ही लग रहा है तो यहाँ पर डिवाइडिंग कर दे रहे हैं इस प्रकार से। अब फिर इसके बाद b का वैल्यू कितना हो जाएगा, ε1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। फिर उसके बाद ε2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। फिर उसके बाद माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यही क्या हो जाएगा, हमारा v का वैल्यू हो जाएगा। अब यदि कुल आंतरिक प्रतिरोध हमारा R इक्वल हो तो क्या कर देंगे, यहीं पर R इक्वल कर देंगे, ये होगा। ठीक, तो ये है हमारा समांतर क्रम संयोजन। इसे आप पूरा नोट कर लीजिए, जो भी समझ में ना आए वीडियो को पूरा पीछे करके नोट करिए, ध्यान से समझिए, बाकी का कल पढ़ाया जाएगा। अब इसके बाद आप अगली हेडिंग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ओके।